हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। सेट 2, कोड है 6552। तो जिनका ये एग्ज़ाम आया इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी एग्ज़ाम कैसा गया। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका सेक्शन ए करने जा रहे हैं हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो कुछ हम इस पार्ट में करेंगे और कुछ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आया था साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स 2। तो इसका आंसर देखिए कैसे करना था। वैसे तो शॉर्ट में करना था बट मैं डिटेल में बता रही हूँ आपको। तो देखिए इसमें आपको क्या करना था, साइन इनवर्स हाफ है तो साइन हाफ कब होता है, साइन π/6 में। तो यहाँ से इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और π/6 आपको पता है इसके प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। देन यहाँ पे ये कैंसिल होकर π/6 आंसर आएगा और फिर इसको प्लस करोगे तो ये π/2 आ जाएगा और साइन π/2 आएगा 1। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका ऑप्शन ए है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा, ठीक है, 1 आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, लेट a = 3 5 देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन a। तो आपको a सेट के अंदर 2 एलिमेंट दिए हुए हैं और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन a में बताने थे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2n² - n, ठीक है। तो फॉर्मूले के में अगर हम वैल्यू को रखो, n कितना है, यहाँ पे एलिमेंट कितने 2 थे ना, तो n² - n में 2, n की प्लेस में 2 रखोगे और 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 - 2 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने आएंगे, 4। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 की पावर 2 यानी 4 आपके नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आ जाएंगे। तो 4 किस किसने लिखा है आंसर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फॉर्मूला लगना था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए। तो इसका आंसर होगा 4 ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए आपको गिवन था 1 0 2 1 एक मैट्रिक्स, बी भी एक मैट्रिक्स दिया था, कंडीशन दी थी a = b²। आपको x फाइंड करना था। तो देखो पहले तो b² है ना, तो b का स्क्वायर कर लीजिए। तो b का स्क्वायर का मतलब होता है कि b को b से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, पहले ये रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ये x से होगा, 0 1 से होगा और प्लस हो जाएगा, है ना। और फिर ऐसे ये इससे होता है, फिर ये इससे होता है, फिर ये इससे होता है। तो इसको करेंगे तो b² आ जाएगा आपका। अब b² किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो a को जब b² के इक्वल रखोगे तो ये a है और ये b² आ गया हमारा। तो कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये वाला इसके, है ना, ये दोनों तो दिख ही रहा है इक्वल है, यानी हमने ठीक निकाला। तो ये दोनों तो इक्वल है ही, हमें ये इसके इक्वल करना है या ये इसके इक्वल करना है। तो जब हमने दोनों कंडीशन पे रखा कि ये वाला इसके इक्वल, तो यहाँ से x + -1 आ गया और यहाँ से रख के देखा तो x + 1 2 के इक्वल आ गया, जिससे x 1 आ गया। तो देखो दोनों कंडीशन, यहाँ पे x + -1 आया और यहाँ x 1 आया, तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है वही तो आंसर होना चाहिए ना। तो आप कमेंट करके बताना कि आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है कि ये वाला। मेरे हिसाब से तो जो दोनों में कॉमन होगा वो आंसर होना चाहिए। तो 1+ का दोनों में है, तो यानी कि 1 आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इफ़ ए एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है और कंडीशन क्या दी है, जो भी एलिमेंट होंगे ना इस मैट्रिक्स के वो कैसे होंगे। देखो जब i j के इक्वल होगा तो 0 होगा, यानी i j का मतलब i 1 है तो j भी 1 होगा, यानी 1 1 2 2 3 3, यानी कि समझ गए। जब i j के इक्वल होता है तो उसे हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, तो सबको पता है ना। तो a 1 1 भी 0 होगा, a 2 2 भी 0 होगा। और जब i ≠ j हो, यानी जब डायगोनल एलिमेंट ना हो तो आपको 1 आंसर मिलेगा। तो ऐसे करके हमने a मैट्रिक्स बना लिया कि इसके डायगोनल एलिमेंट तो 0 है, क्योंकि i j वाला मतलब डायगोनल एलिमेंट तो 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट तो ये होते हैं ना, a 1 1 a 2 2, और जो बचे हुए हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 1 दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, है ना। i ≠ j 1 दिया हुआ है। तो ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब इसमें हमें क्या करना था, a² फाइंड करना था। तो a² तो फाइंड करना आता ही है कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। देन आपको इस रॉ को इस कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, तो 0 को 0 से किया और 1 को 1 से किया और प्लस किया तो 1 आएगा। फिर ऐसे इसको इससे करा, ये आएगा, फिर इसको इससे करा तो ये आएगा और इसको इससे करा तो ये आएगा। तो यानी कि ये आपको 1 0 0 1 मिला। तो ये आंसर ऑप्शन डी है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन पे किस किसने टिक लगाया कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट गिवन था आपको 3 ऑर्डर का,
3 का। तो आपको इसको सॉल्व करना था, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था तो सबने कर ही लिया होगा। तो देखो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको रॉ 1 से एक्सपेंड करना है। तो रॉ 1 में क्योंकि एक 0 है ना, तो जब हम इससे एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला एलिमेंट बाहर लेंगे, तो इसकी कॉलम और इसकी रॉ को क्या करेंगे, हाइड कर देंगे ना, ये वाला और ये वाला हाइड कर देंगे। तो ये बचा हुआ यहाँ पे डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। फिर ज़ीरो वाला सेकंड है, उसके में माइनस लेते हैं हम, तो ये वाला कॉलम और रॉ को हाइड करोगे तो ये बचेगा। बट ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 0 बाहर है, तो ये पूरा जो भी अंदर आएगा वो मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। इसके बाद थर्ड वाले में ये प्लस का साइन होता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये बाहर लिख देंगे, इसका भी रॉ और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो ये जो बचेगा ये डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट तो आपको सबको सॉल्व करना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये वाला मल्टीप्लाई करना है फिर ये वाला, और बीच में माइनस आएगा। तो ये 6 से ये मल्टीप्लाई होकर -6 आ जाएगा, और ऐसे इसको भी करना था, 2 1 2 1, तो ये 1 आएगा और 1 × 1 -1 आ जाएगा, और -1 -6 7 आ जाएगा माइनस का। तो किसका ये आंसर आया बताना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी -7। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फंक्शन, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिया हुआ है, ये जब भी ऐसा ब्रैकेट हो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला भी है क्वेश्चन में, तो इन्होंने बोला है कि ये कॉन्टीन्यूस कहाँ पे होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं ना, वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होते हैं। वो कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी, वहाँ पे वो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिसकंटिन्यूस किस में होंगे, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, जो इंटीजर नंबर लाइन में जो वैल्यू होती है ना, इंटीजर वैल्यू, उस पर तो डिसकंटिन्यूस होंगे, जैसे 1 2 -1 -2। बट जो नॉन इंटीजर होंगे, जैसे पॉइंट्स में नंबर होंगे, है ना, तो वो वहाँ पे कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो डिसकंटिन्यूस इंटीजर पे होंगे, तो इंटीजर तो यहाँ पे 1 है, -2 है और 4 है, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, तो कॉन्टीन्यूस सिर्फ ये बी वाले पॉइंट पे होंगे, 1.5 पे। तो इसका आंसर बी था, 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेरिवेटिव निकालना था x की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो x के ऊपर 2x है, यानी कि फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन होता है तो हम लॉग की हेल्प से डेरिवेटिव निकालते हैं, सबको पता होगा। तो पहले हमने इसको y मान लेना है, एंड देन लॉग ले लेना है, इधर भी और इधर भी। तो इधर लॉग लेंगे तो लॉग y बन जाएगा, और जब इधर लॉग लोगे तो लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, और ये लॉग x है, ये जो भी जब लॉग लोगे तो ये पावर जो है ये आगे आ जाती है ना, और log x, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो, तो log y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/y और dy/dx, क्योंकि y की रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/y dy/dx। और यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 2x एक फंक्शन है और ये log x है, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन किया 2, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज़, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन किया 1/x और 2x एज इट इज़, फिर x से x ही कट गया, बीच में प्लस होता है। अब ये 2 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो 2 बाहर ले लिया, इसमें से log x बचेगा प्लस इसमें से 1 बचेगा, और ये जो y नीचे था ये यहाँ आ जाएगा, और y की वैल्यू जो आपने यहाँ थी वो यहाँ रख देनी है। तो ये आंसर आप ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर था। तो 2x log, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी है इसका आंसर, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। देखो 2x 1 + log x, इसको सही कर लेना, ऑप्शन सी है इसका आंसर। ऑप्शन सी में आ रहा है ना ये वैल्यू, सी होगा इसका आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये फंक्शन गिवन था, इस डिक्रीजिंग पूछा था आपसे। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव तो सबको आता ही होगा, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें एक पावर कम हो जाएगी, ऐसे ही इसमें भी होगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे 6 कॉमन लेके, तो 6 तो वहाँ जाके डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, तो ये मिडिल स्प्लिट कर लेना, तो इससे x की 2 वैल्यू आएंगी, -2 और -1। इसको आप नंबर लाइन पे लगाएंगे तो ये -2 इधर आ जाएगा और -1 ये पहले आता है और ये बाद में आता है ना। अब देखो -1 से कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई नंबर लो जैसे 1, तो इस पे रख के देखना डेरिवेटिव पे, किस पे रख के देखना है, डेरिवेटिव पे। ये डेरिवेटिव आपका ये पूरा है तो 6 को भी लेना, अगर ये नेगेटिव होता ना तो वो भी मैटर करता। ठीक है, अभी तो 6 है, तो ये हमारा डेरिवेटिव एक्चुअल में 6 था ना यहाँ पे,
तो देखो जब आप ये -1 से कोई बड़ा नंबर 1 लो अगर और यहाँ पे रखोगे इन सब में तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ऐसे ही -1 से -2 के बीच का कोई नंबर जैसे -1.5 है, वो जब आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। यानी ये पूरा सॉल्व करके कैसा मिलेगा, माइनस में। और इससे बड़ा कोई नंबर, इससे पीछे का कोई नंबर लोगे जैसे -3 लोगे तो यहाँ पे रखोगे तो कैसा आंसर मिलेगा आपको, पॉजिटिव। डेरिवेटिव में रखना होता है ये जो भी इनके बीच में, इन इंटरवल्स में कोई भी नंबर आएगा इनके बीच में तो उनको रखना है। तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस। तो आपको तो डिक्रीजिंग बोला है ना, डिक्रीजिंग किस में मिल रहा है, इस इंटरवल पे -2 से -1। तो इसका आंसर बी होगा। तो किस किस ने इसका आंसर बी ऑप्शन लगाया है बताना, -2 से -1 बी ऑप्शन। डिक्रीजिंग पूछा था ना क्वेश्चन में। उसके बाद आपको पूछा फंक्शन f(x) इक्वल टू x मॉडुलस x, और x आपको बोला है रियल नंबर है, इस डिफरेंशिएबल। तो कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल होगा, तो देखो अगर सिर्फ ये मॉडुलस x होता ना, सिर्फ मॉडुलस x, तो ये सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल होता। बट यहाँ पे x मॉडुलस x है, ये ध्यान रखना। तो जब ये x मॉडुलस x है तो अगर हम मॉडुलस की कंडीशन लगाए तो मॉडुलस में क्या होता है कि जब भी x की वैल्यू <0 आती है तो ये जो मॉडुलस x होता है ना, ये -x बन जाता है। तो ये x और -x यानी कि -x² बन जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इसे ग्रेटर मॉडुलस x को के अंदर जो x है उसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये +x मिलता है, और x प्लस x करके x² मिल जाएगा। फिर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ ने इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, -2x <0 पे, और ग्रेटर देन 0 पे ये 2x आ जाएगा, है ना। और फिर हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे निकालेंगे तो इस पे रखेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव इस पे निकालेंगे तो इस पे रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि 0 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं तो ये ट्रू होता, 0 पे ये डिफरेंशिएबल है। बट एक्चुअल में जब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं ना तो ये ग्राफ ना कुछ ऐसा आता है कि ये 0, ये प्लस साइड से तो ये ऐसे जाता है ये वाला फंक्शन, और माइनस ये जब <0 वाली वैल्यू लेंगे तो ये ऐसे जाएगा। तो यानी कि ये हर पॉइंट पे, इस पे भी देखो ये कॉन्टीन्यूस है, इस पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूस है। जबकि सिर्फ मॉडुलस x का ग्राफ क्या होता था, वो तो मॉडुलस x का ग्राफ वैसे तो हर जगह पे कंटिन्यूस होता था बट डिफरेंशिएबल नहीं होता था। इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता था, है ना, 0 पॉइंट पे। बट यहाँ पे देखो ये 0 पे भी डिफरेंशिएबल है, ये यहाँ भी डिफरेंशिएबल है, यहाँ भी, ठीक है ना। तो यानी कि ये पॉइंट ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो इसका ग्राफ बनाया तो ऐसे जा रहा है। तो यानी कि ये सिर्फ 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये रियल, ऑल रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होना था, ठीक है। तो सी ऑप्शन किस किस ने लगाया ये बताना, रियल, ऑल रियल पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, sec x अपॉन sec x माइनस 10x का इंटीग्रेशन करना था आपको। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर करके गए होंगे आप तो पहले ही इसको। तो इसको करने का तरीका देखिए कैसे था। इसमें आपने क्या देखा, ये sec x माइनस 10x नीचे माइनस में है, तो आपको पता है ना इसकी आइडेंटिटी बन सकती है sec² माइनस 10²। तो आपने क्या किया, आइडेंटिटी बनाने के लिए sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे नीचे तो आइडेंटिटी बन जाएगी sec² माइनस 10², जो कि कितना होता है, 1 होता है, तो सबको पता होगा। तो और ऊपर जब आपने करा इसको सेम ऊपर नीचे प्लस किया ना, तो ताकि नीचे तो आइडेंटिटी बन जाए और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे और ये इससे। तो sec से होगा तो sec², sec 10 से होगा तो sec x 10x। अब नीचे तो 1 बन गया, अब ये वाला इंटीग्रेशन प्लस में आ गया ना, तो ये भी इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। अब ये और सिंपल हो गया, sec² का इंटीग्रेशन करोगे तो 10x होता है, sec x 10x किसका डिफरेंशिएशन से आता था, sec x से। तो sec x का 10x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sec x। तो 10x प्लस sec x प्लस c, ये इसका आंसर है, ठीक है। 10x प्लस sec x प्लस c, तो प्लस दोनों में आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन हम 11 से 20 तक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करते जाएंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताइए आपके आंसर कितने सही है और कैसा आपका एग्ज़ाम गया।